नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज है एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी। एक बात और बता दूं कि ये देश की पहली एचआरडी महिला मंत्री हैं। वेलकम टू द शो। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिल पे बताए रख, इस मिनिस्टर को लोग क्या बनाना चाहेंगे? ये बताइए कि जब से आप मिनिस्टर बनी उसके बाद से कोई फिल्में देखी कि नहीं देखी? क्या आज भी जुबिन उसी तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं? अच्छा ये बताइए स्मृति कि ऐसा क्यों है कि एक महिला एचआरडी मिनिस्टर हुई तो कंट्रोवर्सीज क्यों उभर के आती हैं? क्या आपको लगता है कि क्योंकि एक महिला है, यंग है, इसलिए लोग जानबूझ के मतलब ज्यादा बखेड़ा बनाते हैं? कभी क्रच नहीं बनाती। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं एक पब्लिक पर्सन हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि अगर मुझ पर कोई टिप्पणी की जाती है अथवा अखबार की सुर्खी में मेरा नाम आता है तो उसको लोग पढ़ते ज़रूर हैं, और टेलीविज़न का अथवा अखबार का काम ही है मुनाफा कमाना। तो मुझे इस बात का रंज भी नहीं है कि क्यों मेरे नाम से अखबार में कुछ ना कुछ छपता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो बिकता है वही दिखता है। ये मानसिकता मीडिया की मुझे पता है। मेरा मात्र इतना प्रयास रहता है कि मेरे हाथ से कोई पॉलिसी में त्रुटि ना हो। मेरा जो दायित्व का मेरा जो एक क्षेत्र है अथवा मेरी जो मर्यादा है उसका मैं उल्लंघन ना करूं। अब बाकी मुझे लगता है मीडिया के आधार पर जीवन को जीने की शैली मेरी नहीं रही है। तो जब मैं अपने टर्म्स पे जीती है। जी, मैं जब एक्टर थी तब भी मैं अखबार मेरी किस्मत नहीं लिखते थे, और मिनिस्टर हूँ आज भी अखबार मेरी किस्मत नहीं लिखते। लेकिन फिर ये क्यों परसेप्शन बन गया? इस तरीके का परसेप्शन क्यों बना है? देखिए, मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन के या इंटरव्यू के अभाव में अथवा किसी ऑफिशियली अनऑफिशियल लीक के अभाव में ऐसी खबरों का छपना काफ़ी स्वाभाविक है। इसलिए जब आप और हम आमने सामने बैठे हैं तब इन बातों की पुष्टि हो जाती है। मेरा आग्रह हमेशा लोगों से ये रहता है कि आप पहले पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद टिप्पणी करेंगे तो वो टिप्पणी कंस्ट्रक्टिव होगी। लेकिन अगर उद्देश्य मात्र टिप्पणी करना है तब उससे मैं मतलब लेकिन स्मृति, आप जैसे बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, आप बीजेपी की उपाध्यक्ष रहीं, उस समय आप बहुत मीडिया से एक्सेसिबल थी जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी। अब जब आप एचआरडी मिनिस्टर हो गई तो आप मीडिया से आपने थोड़ी दूरी बना ली, जबकि आप मीडिया की ही हैं। भले आप जीसी उससे आई हैं, आप क्यों क्वाइट क्यों हो गई? मेरे पास काम इतना रहता है अनुराधा जी कि जितना अभी मैं वक्त आपके साथ बिता रही हूँ उसमें मैं और 20 फाइलों के ऊपर काम कर चुकी होती। तो सत्य ये है। तो आपको लगता है क्या कि ये जो आपके ऊपर काम इतना आया, दो प्रकार के इंडिविजुअल्स होते हैं। एक जिन्हें नाम की तलाश है और दो जो काम करना चाहते हैं। नाम भगवान की दुआ से मुझे मिल चुका है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई हेडलाइन चेज करने की ज़रूरत है। मुझे दायित्व ये दिया गया है ताकि मैं काम करूं। तो अगर काम में विलीन होकर एक ज़्यादा रिपोर्टर मैं उससे बात नहीं कर पाती तो उसमें शायद व्यक्तिगत हानि मेरी है, शायद मेरे बारे में 2-3 और लेख ज़्यादा छप जाएंगे। लेकिन मुझे इस बात का संतोष रहता है कि जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर दायित्व दिया गया है वो काम कम से कम हो रहा है। अच्छा ये बताइए स्मृति, जब आप इस कुर्सी पर बैठी एक एचआरडी मिनिस्टर होते हुए, जब एचआरडी मिनिस्ट्री को इतना बड़ा बनाया गया सारे तमाम विभागों को मिला करके, तो उस पर नरसिम्हा राव थे, उस पर अर्जुन सिंह थे, उस पर माधवराव सिंधिया थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, बाद में कपिल सिब्बल जी। तो क्या इसका बहुत बोझ है? आप नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप पहले से ही एक नेगेटिव थॉट के साथ किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अप्रोच करते हैं तो वो दायित्व आपको बोझ लगता है। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है वो शायद इस मंशा से दी कि आप इस बोझ के तले ना दबें। आप एक्सपेक्ट कर रही थी, दिल पे बताइए, मैं दिल से बोल रही हूँ। मैं मिनिस्ट्री इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जिस दिन मंत्रालय की घोषणा हो रही थी अथवा शपथ विधि थी उस दिन मैं दिल्ली में थी नहीं। तो मुझे फ़ोन करके बुलाया गया और कहा गया कि आप आइए, आपको दायित्व दिया जा रहा है। तो जिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो दिल्ली में दिखाई देते हैं, मैं दिल्ली में थी नहीं। तो मतलब आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अकस्मात जिसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ
ब्लू हो जाती है। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। या सो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू? मैंने आज तक जितना काम किया अपनी राजनीतिक पार्टी में इस मंशा से नहीं किया कि मैं ये करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि मैं एक सफल करियर ऑलरेडी पा चुकी थी मीडिया में। तो वो लालसा मात्र तभी होती है जब आप किसी प्रकार की सक्सेस हासिल नहीं करते हैं, और चूंकि एक बहुत कम उम्र में मुझे सक्सेस हासिल हो चुकी थी, इसलिए जो मिला, जैसे अटल जी ने कहा था ना, हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगी नहीं। तो मैंने ये अपेक्षा नहीं की थी। तो जब आपने यहाँ पे मिनिस्ट्री टेक ओवर की, क्या तो आपने समझने की कोशिश की कि कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इसके कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कितने लोग विभाग मात्र 2 हैं कितने लोग मातहत हैं, कितने लोग काम करते हैं? विभाग मात्र 2 हैं, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो जितना आप बता रही हैं नहीं, बट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सी द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री इज HRD, yes, human resource, and that's the biggest resource of any country that can have. No, it is quite a privilege that I've been given such a huge responsibility, and I'm aware of the impact of that responsibility. अच्छा स्मृति, जब आपने खुद ही बताया कि बहुत जल्दी आपको यंग एज में आपको सक्सेस मिल गया था, तो उस वक्त जब आप एक बहू के किरदार में आई थी, खिली खिली बहू जिसे कह सकते हैं, पतली सी, यस, 10-15 किलोज लेस, 20 एक्चुअली, 20, अच्छा। तो वो जो बहू थी जिसको हर घर की जो माताएं थी वो अपने घर का बहू बनाना चाहती थी, तो क्या इस मिनिस्टर को लोग क्या बनाना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उन दोनों दुनियाओं में बहुत बड़ा एक फ़र्क है। वहाँ पर किसी और की स्क्रिप्टेड लाइन पढ़ रही थी, यहाँ पर अपनी किस्मत खुद लिख रही हूँ, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो कितना काम करती है? सुना है कि प्रधानमंत्री जी इतना लोगों को मतलब उनसे इतना काम कराते हैं, और लोग सारे मंत्रियों की आंखें सूजी रहती हैं क्योंकि सुबह कब पता नहीं 6 बजे फोन आ जाए प्रधानमंत्री जी का। ये धारणा भी गलत है कि वो काम कराते हैं। मैं चूँकि गुजरात का प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ गत 3 वर्षों से, और प्रधानमंत्री जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके साथ काम कर चुकी हूँ। तो ये धारणा विकसित करना कि वो काम कराते हैं, ये धारणा गलत है। वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करते हैं कि आपके पास जो जिम्मेदारी है उसे आप बखूबी निभाइए, और उनको परिणाम से मतलब होता है, और परिणाम मात्र ये है कि गवर्नेंस अच्छा हो और लोगों का भला हो उसमें। तो चूंकि आप उस परिणाम को पाना चाहते हैं, तो उस 6 बजे मंत्रियों के पास फोन आ जाते हैं कि अच्छा जी बताइए आज आपके एजेंडा पे क्या है, इस तरीके की खबरें होती हैं। क्या आपके पास भी कोई फोन आया? मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो खबरें और अटकलें होती हैं, जो काफ़ी जूसी और मसालेदार होती हैं, उनका शायद मैंने एक चैनल पर कार्टून देखा था कि मीडिया को मसाला बनना बंद हो गया, इसलिए मीडिया कुछ नए पकवान खुद ही पका रही है। मैं इतना ही कहूँगी कि मेरा जितना अनुभव रहा है इन दिनों का, मुझे आज तक कोई ऐसे 6 बजे 12 बजे कभी भी ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया। अच्छा, आप तो शिफ्टों में काम करने की आदी होगी ना, जब एक्टर होता है वो एक शिफ्ट, जब मैं एक्टर थी तो मैं 20 घंटे काम करती थी। घंटे काम कर रही हैं? जब मैं एक्टर थी तब भी 20 घंटे काम करती थी, आज भी। अच्छा, 20 घंटे काम करती मतलब? हाँ, ये शिफ्ट सिस्टम इंडस्ट्री में डबल शिफ्ट करने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ। और आजकल आप डबल और ट्रिपल शिफ्ट कर रही हैं। हाँ, इसलिए डबल और ट्रिपल हो गई। अच्छा स्मृति, ये बताइए कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक बहुत जुझारू हैं। जैसे आप सास भी कभी बहू में एक वीरानी परिवार के अंदर लड़ती थी, वैसे ही अपने अस्तित्व के लिए आपने पूरी लड़ाई करी है, चाहे वो लड़ाई इन द सेंस कि you fought it out. It's not been an easy journey for you. I think it's never an easy journey for any individual. The only difference is that many individuals don't get written about and don't get interviewed by Anuradha Prasad. I do. No, I know Smriti. जब स्मृति वो कौन जब आप भी सास बहू के सीरियल्स बनाती थी जब मैं भी बनाती थी, और स्मृति तब जो थी वो दो बहनों वाली एक सास भी कभी बहू के पहले एक सीरियल भी आया था, कविता आतिश। हाँ, आतिश जी। मैं तो उस समय की स्मृति को जानती हूँ, तो वो वाली स्मृति भी खूब जुझारू थी, लड़के झगड़ के अपनी जगह कर लेती थी। हाँ, यहाँ भी स्मृति ने वैसा ही कुछ किया। Is it very tough for a woman to be in public life? No, it's not. I think when your ideas are very clear
आप जानते हैं कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और जब आप सही के पक्ष में खड़े रहने की हिम्मत करते हैं तो कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। वो मेलोड्रामेटिक बहुत साउंड करता है और मुझे लगता है सबका जीवन संघर्ष से भरा है। हमारा सिर्फ मेलोड्रामेटिक इसलिए साउंड करता है क्योंकि हम सास बहू का सीरियल कर चुके हैं और कुछ नहीं। पर एक बात बताइए कि आप जब अपने पीक पे थी तब आप पॉलिटिक्स में आ गई, गोपीनाथ मुंडे जी आपको पॉलिटिक्स में ले आए। कहते हैं कि आपके हस्बैंड कहते थे कि ये पॉलिटिक्स में ही जा सकती है। मेरे जीवन का निर्णय कोई भी किसी ने आज तक खुद नहीं लिया, मैंने हर निर्णय स्वयं लिया। मैं एक स्वयंसेवक के परिवार में जन्मी थी और तीसरी पीढ़ी हूँ। और मुंडे जी से जब चर्चा होती थी तो वो कहते थे कि साइडलाइंस पे बैठ के टिप्पणी करना बड़ा आसान है कि देश को बदलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बदलाव तब आता है जब आप सिस्टम का हिस्सा होते हैं और उस बदलाव को आप स्वयं लाते हैं पॉलिसी के माध्यम से, और वो तभी संभव है जब आप राजनीति में होते हैं। तो उस बात से मैं भी सहमत थी क्योंकि थोड़ा बहुत एनजीओ के माध्यम से सोशल एक्टिविटीज़ मैं भी करती थी, कहीं पानी की सुविधा दिलवाना अथवा किसी बच्चे का स्कॉलरशिप कराना। लेकिन मैं इस बात से टोटली सहमत थी कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो पॉलिसी इनिशिएटिव्स आपके माध्यम से हो, ऐसी स्थिति आपको खड़ी करनी चाहिए, इसलिए मैं राजनीति में आई। लेकिन एक बात बताइए, जब कपिल सिब्बल से सामना हुआ पहली दफ़ा जी इलेक्शन में, उसके बाद आप जब हार गई तो आपने ये सोचा नहीं कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी? नहीं। Arnold Schwarzenegger said, "I'll be back." You are an Arnold Schwarzenegger? Oh no, you can't be. I am not. I think that जो इंसान परिस्थितियों से हार मान ले, मतलब मैं उस प्रकार की व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी जब जैसे जैसे आपका कद बढ़ता गया तमाम विरोधी खड़े होते गए। नहीं, ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि इस 12 साल के सफ़र में अगर मेरे परिवार में कोई विरोध होता, मैं पार्टी को पार्टी नहीं अपना परिवार मानती हूँ, तो मैं इस स्तर तक कभी नहीं पहुँचती। आपने देखा होगा मुख्यतः जब भी कोई फिल्मी सितारा अथवा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आता है तो सीधा राष्ट्रीय राजनीति में आता है। मैंने प्रदेश से शुरुआत की थी और ये मेरी संगठन को श्रेय जाता है कि उन्होंने उस पद्धति से मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाते हुए, काम देते हुए परखा और उसके बाद आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो अमेठी से चुनाव लड़ने का भी फैसला आपका खुद का था या पार्टी का ही था? संगठन का। चुनाव हमारे संगठन में कौन सा कार्यकर्ता कहां से लड़ता है, इसका निर्णय संगठन और विशेषतः पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है, व्यक्ति विशेष स्वयं नहीं लेता ये निर्णय। पर एक बात बताइए, कुमार विश्वास ये कह रहे थे कि फसल मैंने बोई, पौधे मैंने लगाए और एक स्मृति ईरानी आई और वो काट के लेके चली गई। 3 लाख वोट मिले आपको। मैं इतना ही कहूँगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नहीं, लेकिन मेहनत तो कुमार विश्वास ने की थी, ये तो आप थोड़ा मानेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप वाकई में अगर आप लोगों के बीच में एक लंबे अंतराल में एक पैंठ बनाते हैं तो उसका परिवर्तन वोटों में होता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि 20-25 दिन के अंतराल में ही मैंने 3 लाख लोगों का विश्वास जीता और जिस सीट पर हम लोग मात्र 30,000 वोट पाते थे, उसी सीट पर इतनी बड़ी हमने एक वोट हासिल की। तो कहीं ना कहीं हाँ, जनता के बीच में अमेठी में मैं वो विश्वास उत्पन्न कर पाई उनके बीच में रहकर। तो स्मृति ईरानी की कार्य क्षेत्र अमेठी रहेगा? ये देश मेरी भूमि है। नहीं, देश नहीं, मैं अमेठी की बात कर रही हूँ। मैं अमेठी की बात मैंने अमेठी की जनता से वादा किया था कि आप मुझे आपके मध्य में पाएंगे। उस वक्त मेरा उपहास किया गया, मजाक उड़ाया गया। जो लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि मैं चांदनी चौक भी गई थी, लौटी थी वहाँ, उन लोगों को शायद आश्चर्य हुआ जब उन्होंने चुनाव के बाद, परिणामों के बाद मुझे वापस अमेठी में पाया। आज भी अमेठी की जनता अगर कोई भी विपदा से गुजर रही हो, चाहे वो ट्रेन की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो किसी के स्वास्थ्य से संबंधित कोई दरकार हो, मेरे पास आज भी जनता आती है और मैं उनका जितना संभव होता है उनका समर्थन करती हूँ, उन्हें समाधान देती हूँ। तो मतलब मान लिया जाए कि अमेठी आपकी मतलब आप मान लीजिए कि आप जिन शब्दों में जवाब चाहती हैं वो जवाब मैं नहीं दूंगी, मैं जवाब अपने ही आपसे निर्धारित करूंगी। अच्छा, ये
ये बताइए कि आपके हस्बैंड आज भी जुबिन उसी तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं? मुझे याद है 2004 के इलेक्शन में वो आपके साथ साथ वही घूमते थे। अभी भी वो घूमते हैं साथ में या मैं जो नहीं? भी हूँ अपने परिवार के समर्थन और सहयोग की वजह से ही हूँ। आप मेरी बात करें, आपने भी अपने हस्बैंड का काफ़ी समर्थन किया है और आज वो है, वो आपकी बदौलत भी है। तो मैं इलेक्शन की बात पूछ रही नहीं, मैं ये इसी बात को जोड़ रही हूँ। पहले भी कहती थी, आज भी कहती हूँ, आगे भी कहूँगी कि मैं जो भी हूँ अपने परिवार के समर्थन और प्रेम की वजह से हूँ। कहते हैं अमेठी में सब आपको दीदी कह के बुलाते हैं। आप किसी ने आपको मैडम कह दिया था तो आप बड़ी नाराज हो गई थी कि मैडम होंगी मिसेस गांधी, सोनिया गांधी, मैं तो दीदी हूँ। सही है क्या? मुझे दीदी करके ही संबोधित करते हैं लोग। तो क्या आप और दीदी में वो अपनापन दिखता है जो मैडम में नहीं दिखता। अच्छा स्मृति, जब आप अमेठी में कैंपेन कर रही थी तब शायद आपका कोई फिल्म का कुछ डेट भी था, शिमला में जाकर के आप शूटिंग भी करके आ गई थी। हाँ, ये सत्य है कि वो अपने आप में एक अनोखा प्रोजेक्ट था, क्योंकि वो महिला जो थी वो एक मेंटली चैलेंज महिला का किरदार था। और मैं काफ़ी आभारी हूँ कि मेरे सहयोगी कलाकार इस वक्त की मेरी राजनीतिक जिम्मेदारियों को समझते हैं। और चूँकि मैंने प्रयास बहुत किया कि मैं वक्त दूँ, लेकिन किसी का भी डेट डायरी मैच नहीं हुआ, इसलिए आज मेरे सहयोगी कलाकार जिस प्रकार का समर्थन जताते हैं मेरे लिए, उसके लिए मैं आपके माध्यम से पहली बार बोल रही हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। ये बताइए कि जब से आप मिनिस्टर बनी उसके बाद से कोई फिल्में देखी कि नहीं देखी? टाइम मिला कि नहीं? नहीं सीरियल्स भी नहीं? सीरियल में पहले भी नहीं देखती थी। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, जो काम करता है सीरियल में उसके लिए काफी था। सीरियल की टॉप मोस्ट हीरोइन, 7 साल आपने इंडियन टेलीविजन, 8 साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया एक साथ, उसके बावजूद सीरियल्स नहीं देखती थी? नहीं, क्योंकि इतना रोज हो लेती थी पूरा दिन, इसलिए किसी और को रोने का मुझ में सामर्थ्य नहीं बचता था। अच्छा, आप बड़ी अच्छी डिबेटर हैं, तो क्या आपने स्कूल में भी डिबेटिंग वगैरह की थी क्या? यू डिबेट विद no, I'm telling you, you have to accept it, or you have the nation has to know. The gift of gab, you have a very good command over. आपको बड़े हिंदी पे भी अच्छा कमांड है और अंग्रेजी में भी खूब लड़ती झगड़ती हैं। तो it's ironical that as a student, as a child, I was an introvert. मैं ज़्यादा इंटरव्यू में जितना बोलती हूँ उतना निजी जीवन में नहीं बोलती हूँ। कहते हैं कि आपके कोई एक एस्ट्रोलॉजर आए थे और उन्होंने कहा था, कहा कि मैं दोनों के तो किस्मत बता सकती हूँ, बड़ी वाली का किस्मत भगवानी मालिक है। निकम्मी है और कुछ बनेगी नहीं जीवन में। ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। मुझे एक बोला था ज्योतिष जी ने कि स्मृति जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी, इसका किसी से ब्याह करा दो तभी इसका उद्धार हो पाएगा, वरना करने लायक इसमें कोई क्षमता है नहीं। लेकिन कभी ये मन नहीं किया कि जाकर उस ज्योतिष को बोलूं, देखा मैंने क्या किया। मुझे लगता है आप जीवन में जब इस मुकाम पर पहुंचते हैं और मैंने जिस प्रकार का जीवन देखा है उसमें कहीं ना कहीं ये भावना विकसित होती है कि जो बीत गई सो बात गई। कहते हैं आप नेचर या भगवान पूजा में भी काफ़ी विश्वास रखती हैं, सुनते काफ़ी झंडा वंडा सोमनाथ पे और चढ़ाती हैं। हाँ जी जी, मेरी अपनी आस्था है। डेली की रूटीन में आपकी पूजा होती है? मैं इतना भी आपको व्यक्तिगत मेरे जीवन में झांकने नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, महादेव में निष्ठा, मेरी आस्था, ये एक सत्य है, इसको मैं झुटलाऊंगी नहीं। आगे क्या पॉलिटिकल, आगे क्या स्मृति ईरानी के? मैंने आज तक अपनी पॉलिटिकल सफ़र को खुद डिज़ाइन या फिर डिफ़ाइन नहीं किया। मेरे संगठन ने जब जब जो दायित्व दिया, मेरा मात्र प्रयास ये रहा कि वो जो काम दिया गया उसको अच्छे से करो, ताकि संगठन को और मेरे वरिष्ठों को ये इस बात का संतोष हो कि हमने जो स्मृति को दायित्व दिया था कम से कम उसने वो काम किया। द फैक्ट कि मैं ये सोच विकसित कर पाई हूँ अपने संगठन में, द फैक्ट कि मैं ये विश्वास विकसित कर पाई हूँ अपने संगठन में, वही वेरी ऑनेस्टली मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये थी HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।